खैर मकदम है, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। न्यूज 18 नेटवर्क ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुसूसी बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इस ज़िमन में उन्होंने NRC के हवाले से किए गए सवाल का भी जवाब दिया। अमित शाह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पूरे मुल्क में 2024 से कबल NRC का नफाज हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि NRC में मौजूद गलतियों की इस्लाह की जा रही है। NRC में सुधार का मरहला जारी है। फिलहाल इस पर ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल इंतखाब का NRC बड़ा मुद्दा है। इसी की ओर जाएंगे अमित जी। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, क्या आपने कहा है कि ये कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगा? आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह हर इलेक्शन में के पहले हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकेंगे। और ये जिन घुसपैठियों को आप निकालने की बात कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे कहां? इनको निकालेंगे कैसे? इसका एक लीगल प्रोसेस है। यूएन का कन्वेंशन है, उसके रूल्स तय किए गए, इसके हिसाब से कार्यवाही होगी। तो आपको पूरा भरोसा है कि ऐसा हो पाएगा? असम में जैसे देखा गया है कि प्रोसेस में भी काफी सारी गड़बड़ियां हैं। ये गड़बड़ियों को अगर है, कोई लूप होल्स अगर है, तो उसका हम स्टडी करेंगे। लूप होल्स को प्लग कर कर नई सिस्टम बनाएंगे। क्या आप मानते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं इस तरह की? मेरा मानना न मानना का इसलिए सवाल नहीं होता कि अभी प्रक्रिया चालू है। इस प्रक्रिया पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो वेस्ट बंगाल में भी आप इस चीज आप NRC की बात वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस बात पर आप अडिग रहेंगे? जी। और अगले चुनाव पे ये एक बड़ा भारी मुद्दा रहेगा वेस्ट बंगाल में आपकी ओर से? चुनाव का मुद्दा है भी, ये चुनाव में भी था या इस चुनाव में भी था? जी। तो आप कहते हैं कि जो सफलता इस चुनाव में मिली है, इस मुद्दे को उठाने से आपको कई सारे मुद्दे होते हैं, मगर एक मुद्दा ये भी था। ये बड़ा मुद्दा था। ये जो डिटेंशन कैंप्स की बात कर रहे हैं, थाने में बन रहे हैं, बैंगलोर में बन रहे हैं, डिटेंशन कैंप से कैसे, क्या इससे क्या अचीव होगा? देखिए, एक ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से होता है। प्रशासन अपनी तैयारी करता रहता है, मगर ट्रिब्यूनल की एक लीगल प्रोसेस, वो प्रोसेस अभी शुरू हुई। तो आप कह रहे हैं कि ये डिटेंशन कैंप जो बन रहे हैं, ये इस प्रोसेस का ही एक पार्ट है? नहीं, प्रशासन एडवांस में तैयारी करता है कई बार। अभी तो लीगल प्रोसेस चालू है। आपने एक स्पीच में हाल में कहा कि जितने भी हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन हैं, वो सब हमारे देश में सुरक्षित हैं। आपने उसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। ऐसा सुरक्षित है ऐसा नहीं कहा आपने। कहा रेफ्यूजी लोगों को हम नागरिकता देंगे, ऐसा कहा। इसका कारण है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से माइनॉरिटी अपना धर्म बचाने के लिए अगर इस देश की शरण में आती है, प्रताड़ित होकर आती है, अपनी माताओं बहनों का, बच्चियों का सम्मान बचाने के लिए यहां आती है, तो वो शरणार्थी होते हैं, घुसपैठिए नहीं होते हैं। और अगर कोई रोजी रोटी के लिए आता है या कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आता है, तो वो घुसपैठिया होता है। और न्यूज 18 नेटवर्क ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इस ज़िमन में उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि कोर्ट से ही राम मंदिर का हल निकलेगा। जो फैसला आएगा उसे दोनों फरीक मानेंगे। राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपकी अपेक्षा है कि किस तरह का जजमेंट आएगा? देखिए, 1950 से केस चल रहा है और मुझे लगता है काफी देर हो चुकी थी। अब जजमेंट रिजर्व हो गया है। थोड़े समय में जजमेंट आ जाएगा और मैं मानता हूं कि जो भी जजमेंट आएगा, इसको दोनों समुदाय, दोनों वर्ग स्वीकार करें। अगर ये जजमेंट हिंदू पक्ष में आएगा तो राम मंदिर देखिए, इसमें जल्दी बन पाएगा? अगर मगर का सवाल नहीं है। देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम लोगों ने, न्यायमूर्तियों ने बैठकर इसको सुना है। जो जजमेंट देंगे, मुझे भरोसा है दोनों समुदाय इसका स्वीकार करेंगे। और इस जजमेंट के बाद आपको लगता है कि जो जहां पे और जगह पे जो विवादित, जैसे मथुरा और काशी, क्या वहां पर भी इस तरह की चीजें और आगे बढ़ेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है, और इस प्रकार की सोच कोई कर भी नहीं सकता है क्या होगा। परंतु ये मसले का समाधान इस जजमेंट से हो जाएगा, इसकी मुझे काफी आशा है। जो जजमेंट आएगा उसको दोनों समुदाय स्वीकार करेंगे।
और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, अश्वनी उपाध्याय बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर, और बिलाल नूरानी साहब, सदर एशियन ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज। आप दोनों का खैर मकदम है, स्वागत है। अश्वनी उपाध्याय जी, जिस तरह से अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा कि एनआरसी 2024 तक जो है पूरे मुल्क में लागू हो जाएगा, लेकिन अगर हम असम की बात करें, असम में जिस तरह का माहौल एनआरसी को लेकर देखा गया, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आ पाए, खुद बीजेपी इसके खिलाफ रही है असम में, तो पूरे मुल्क में क्या वाकई ये लागू किया जा सकता है? अश्वनी जी। देखिए, पहली बात तो अमित शाह जी ने जो मंदिर के पक्ष में कहा है जी, हमारा सबका भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने 40 दिन तक लगातार इस पे नॉन स्टॉप सुनवाई किया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मैटर हफ्ते के मतलब नॉन स्टॉप सुना गया और 4 बजे के बाद भी सुना गया, 5 बजे तक सुना गया, किसी दिन तो 5:15 साढ़े 5 बजे तक भी सुना गया जी। सीनियर जजों ने सुना है और सीनियर मोस्ट वकीलों ने बहस किया है, चाहे हिंदू पक्ष से या मुस्लिम पक्ष से, दोनों पक्ष से देश के सबसे विद्वान जो वकील रहे हैं वो उनमें से लोगों अश्वनी जी, मैं जानना चाहता हूं पहले, क्योंकि हमने पहली जो बाइट दिखाई थी एनआरसी को लेकर अमित शाह की, एनआरसी पर मेरा सवाल था आपसे। बीजेपी की तरफ से खैर ये माना गया, खैर मंदिर के मामले को लेकर भी अमित शाह ने साफ कहा कि 2 ग्रुपों में जो भी फैसला आएगा दोनों मानेंगे, इसको बात क्लियर हो गई। एनआरसी को लेकर बड़ा मसला है पूरे मुल्क में, इस पर मेरा सवाल था आपसे। देखिए, एनआरसी की जहां तक बात है, हमारे पास जरा समझिए एनआरसी की जरूरत क्यों है जी। हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, दुनिया की, विश्व की मात्र 2% जमीन है, दुनिया का मात्र हमारे पास 4% पानी है और हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी 20% हो चुकी है, 20% हो चुकी है दुनिया की। ठीक। अब जमीन 2%, पानी 4%, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है। इसके बावजूद अगर घुसपैठिए आते रहेंगे जी, या घुसपैठिए जो यहाँ पे हैं अगर उनको नहीं निकाला जाएगा, तो जो जिनका पहला हक है, जो भारत के नागरिक हैं, जिनका पहला हक है भारत के रोटी कपड़ा मकान पे जी, भारत की हवा पे, भारत के पानी पे, भारत के जंगल पे, उनका क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल एनआरसी होना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ेकार असम में देखने को मिला और जो गलतियां या जो भी कहें, वहां पर खुद बीजेपी जो है असम में एनआरसी के खिलाफ रही है, तो कैसे लागू किया जा सकता है? आपकी पार्टी में खुद जो है इख्तलाफात हैं एनआरसी को लेकर। एक तरह से मैं आपको बता दूं कि शायद आपको नहीं, मैं एक बात और बता दूं, तो 2017 से मेरी खुद की PIL अश्वनी उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है पूरे देश में एनआरसी को लेकर। ठीक। सभी राज्य उसमें पार्टी हैं, दिल्ली भी पार्टी है, असम भी पार्टी है, बंगाल भी पार्टी है, सभी राज्य उसमें पार्टी है। ठीक। तो ऐसा नहीं कि जो सरकार कर रही है वो मैटर ऑलरेडी 2017 से सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि घूसखोरी के बिना घुसपैठ नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये जो घुसपैठिए आते हैं भारत में, ये बॉर्डर से आते हैं, बॉर्डर पे हमारे लोग हैं, वहां पे जी। आते कैसे हैं? ये इनको यहाँ लाने वाले भी हमारे लोग हैं जो घूस लेते हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी पुलिस हो, चाहे सरकारी और लोग हो, चाहे वो लेखपाल हो। इनको आधार जो दिया जा रहा है वो भी उसका भी मूल कारण भ्रष्टाचार है। इनको राशन कार्ड जो बन जाता है उसका भी मूल कारण भ्रष्टाचार है। तो घुसपैठियों के आने का मूल कारण भ्रष्टाचार, घुसपैठियों को बसाने का मूल कारण भ्रष्टाचार और घुसपैठियों को समर्थन करने का मूल कारण वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये 3 चीज बड़ी स्टेबलिश है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आपकी बात मान ली जाए, घुसपैठियों को हकीकत में निकालना चाहिए और ये एनआरसी घुसपैठियों के लिए ही है एक तरह से। लेकिन जो लोग देश में हैं, ऐसे लोग जिनके पास कागजात नहीं हैं, उनके माता पिता, या जिस तरह से आसाम में कई ऐसे लोग देखे गए हैं जो यहीं की पैदाइश है लेकिन वो साबित नहीं कर पाए, कुछ वजूहात रही हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या रास्ता होगा सरकार के पास? नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है भारत में। 125 करोड़। अभी भी मैं आपके दर्शकों से कहूंगा, आधार की वेबसाइट पे जाके देखिए, तो लगभग 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है आज की डेट में। मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में आधार नहीं हो। चलो बच्चों का नहीं हो सकता, बात समझ में आती है,
जो 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, लेकिन जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जी चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, हिंदू, मुस्लिम, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके घर में आधार नहीं। ठीक। अब आपकी दूसरी बात, आपका ये कहना है कि आसाम में आपका एनआरसी क्यों उतना सक्सेस नहीं हुआ। जी एक बात मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार एनआरसी वहां 2002 में हुई थी, जी इनफैक्ट आसाम में जो एनआरसी लागू हुई, जो सर्बानंद सोनोवाल जी जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, जी जी उन्हीं की पीआईएल, उन्होंने पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। उन्हीं के पीआईएल पे ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वहाँ एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई। और पहली जो फर्स्ट राउंड में वहाँ घुसपैठिए पहचाने गए थे, वो लगभग 50 लाख पहचाने गए थे। 50 लाख से होते 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 वो आ गए 19 लाख पे। जी। हमारा इसमें ये कहना है कि इसमें बहुत बड़ा रोल भ्रष्टाचार का है। ठीक। जो जिन घुसपैठियों के पास पैसा था, उन्होंने 5,000 10,000 रुपए में आधार बनवा लिया, 5,000 10,000 मोटर आईडी बनवा लिया, 5,000 10,000 रुपए दे के राशन कार्ड बनवा लिया, 5,000 और अपना उन्होंने वहां कुल मिला के वो भारत के नागरिक बन गए। ठीक। जो उसमें गरीब थे घुसपैठी में भी दो क्वालिटी होती है। जो बहुत सारे आते हैं, यहाँ आते आते अपना धंधा रोजगार करके फटाफट पैसे वाले बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो आसाम में घुसपैठ जो एनआरसी है जी, जो वहां पे कम प्रभावी हुआ है, उसका मूल कारण करप्शन है। मैं इसको मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सच थोड़ा कड़वा हो तो भी कह देना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। मैं इसको मान रहा हूँ, बिल्कुल। इसलिए अब जो आगे से एनआरसी होगा जी, एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जो आसाम में हुआ है, आसाम की जो चीजें हुई उनसे सीख लेते हुए किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि लोग पैसे दे के वोटर आईडी राशन कार्ड न उपलब्ध करा दे। पता चला जो भारत के नागरिक हैं उनको दिक्कत हो जाए और जो वहाँ का घुसपैठिया वो यहाँ पर नागरिक बन जाए। तो इसका समाधान आगे जब पूरे देश में एनआरसी लागू होगी उसका ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। बिलाल नूरानी साहब, एशियन ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज के सदर हैं आप। आसाम का मामला हमारे सामने एनआरसी को लेकर, जैसा कि अमित शाह जी की हमने बाइट आपको बताई कि एनआरसी में जो गलतियां हैं मौजूद, उसकी इस्लाह हो रही है, एनआरसी में सुधार लाया जा रहा है। तो क्या कुछ तब्दीलियां जो होंगी, आसाम में जो गलतियां एक तरह से मानी जा रही हैं, वो पूरे देश में लागू होगा सुधार के बाद? कैसे देखते हैं आप, और एनआरसी की क्या सूरत होगी, किस तरह के हालात पूरे मुल्क में देखने को मिलेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो एनआरसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं। एनआरसी जरूरी है, हम इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं जी। लेकिन जो वजीर दाखिला ने इसका तरीका इख्तियार किया है, अभी आसाम की जो 19 लाख लोगों की लिस्ट आई है जी, तो आप ये बताइए कि उस लिस्ट के ऊपर इनको हमारे दोस्त को इत्तेफाक है, क्या उससे सहमत हैं कि जो 19 लाख की लिस्ट आई है? और नहीं है तो उसकी वजह क्या है, उसके दर पर्दा क्या है जी? उसमें लिस्ट में कितने माइनॉरिटीज के लोग हैं और कितने अल्पसंख्यक, इसके बहुसंख्यक समाज के लोग हैं जी। दूसरे, उनका खुलेआम ये कहना, एक आजाद मुल्क, एक जमहूरी हिंदुस्तान, उसके वजीर दाखिला अगर ये कहते हैं कि इसमें साहब जैनी, हिंदू, बौद्ध, पारसी फला को छोड़ दिया जाएगा, उनको डरने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप खाली मुसलमानों को डराना चाहते हैं? क्या खाली मुसलमानों पे एनआरसी लागू है और किसी तबके पे नहीं लागू है? इतनी नफरत क्यों है? आप ये बताइए, इस मुल्क की आजादी में और आज तक इस मुल्क की तरक्की तक मुसलमानों ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लीडरान ने क्या इसमें कुर्बानियां दी हैं? मुल्क की आजादी से लेके आज तक कभी इस किस्म का माहौल नहीं हुआ। हमारे लिए जो आज नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आप एनआरसी कीजिए सर आंखों पे, जो घुसपैठिया आप उसको बाहर निकालिए, बिल्कुल उसका इस्तकबाल है। लेकिन जो जिनविन लोग हैं उनको परेशान करना या मॉरली डाउन करना, ये कह के केंद्र साहब इसमें मुसलमानों को छोड़ के सबको डरने की जरूरत नहीं है, तो मुसलमान क्यों डरे? मुसलमान का ईमान वैसे भी अल्लाह पे, ठीक है, किसी से नहीं डरता अल्लाह। ठीक है उपाध्याय जी, लेकिन ये माहौल बनाना, उपाध्याय जी आपका जवाब देंगे। बिलाल साहब, यहाँ पे 25-30 करोड़ मुसलमान, और आप अगर ये कहते हैं तो आपका जवाब देंगे। उपाध्याय जी आपका जवाब दे रहे हैं। बिलाल साहब आपका जवाब दे रहे हैं। उपाध्याय जी सिर्फ ये मुसलमानों के लिए ही क्यों? नहीं, आप उसको बहुत बड़े चालाकी के साथ आप शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये एनआरसी घुसपैठियों के लिए है। नहीं, बिल्कुल चालाकी से नहीं कर रहे। आपके होम मिनिस्टर का बयान आपको बताया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के, मैंने आपको ध्यान से सुना, अब आप सुनिए, आप जवाब सुनिए मेरा। जी उपाध्याय जी, बिल्कुल। देखिए बांग्लादेश से या पाकिस्तान से
भारत में जो आए हैं लोग, उनमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो वहां पे परेशान किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, जिनकी बच्चियों का किडनैप किया जा रहा था, जिनकी लड़कियों को उठा के जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। और एक कैटेगरी वो है जो जानबूझ के यहाँ पे आए, वो यहाँ पे उनको लगता है यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा रोजगार मिल जाएगा, इस तरीके की आ गए। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान जब बना था तो वहां 23% हिंदू थे जी। आज की डेट में 3% हिंदू बचे हैं। वो 20% कहाँ गए? क्या वहां के हिंदू नपुंसक थे, या उनके बच्चे पैदा होने बंद हो गए, या जो हिंदुओं की लड़कियां थी वो बाज थी जो बच्चे नहीं पैदा कर पाई? मात्र 70 साल में वो 20% हिंदू कहाँ चले गए? वो कहीं नहीं गए। उनकी बहन बेटियों को उठा लिया गया, धर्मांतरण करा दिया गया, जबरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करा दिया गया। अब उसमें से अगर कोई जान बचा के भाग के बाहर यहाँ भारत आएगा, तो अगर भारत भी उनको नहीं शरण देगा तो कौन देगा भैया? अरे दुनिया में 65 देश मुसलमानों के हैं, करीब 85 देश ईसाइयों के हैं, हिंदुओं का तो कोई देश बचा नहीं। अब अगर हिंदुस्तान में भी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू अपनी जान बचा के आएंगे, अपनी बहन बेटियों को कैसे करके इज्जत बचा के आएंगे, अगर उनको भारत में शरण नहीं मिलेगी तो कौन शरण देगा? इसको आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये मानवता के आधार पर उनको शरण दी जा रही है। और दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि फिर मुसलमानों क्यों? अरे निश्चित रूप से जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं, जो म्यांमार के मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उनको यहाँ आने की जरूरत क्या है? अपने देश में रहे ना, अपने देश में रहे, बढ़िया खुशहाली के साथ रहे। उनको भारत में उपाध्याय जी ठीक है, घुसपैठियों के लिए एनआरसी है, लेकिन जो लोग यहीं के हैं लेकिन उनकी लाइलमी है, एजुकेशन नहीं है, वो दस्तावेजात उस तरह के उनके पास नहीं है, गरीब लोग हैं, उन्हें कैसा मौका देगी सरकार? हाँ, सवाल ये भी है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में 125 करोड़ आधार बन चुका है और 15 से 20% लोगों के पास आधार नहीं है। कहने का मतलब कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे वो आदिवासी परिवार हो, चाहे वो दलित परिवार हो, चाहे मुस्लिम परिवार या कोई सा परिवार, जिसके घर में 80% लोगों के पास आधार नहीं। मान लीजिए 5 लोगों का परिवार है तो ऐसा देखा जा रहा है कि कम से कम 4 लोगों के पास आधार है ही। आप अपने भी घर में पता कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पता कर लीजिए, जो आपके साथ में और लोग बैठे उनसे पता कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी पूरे के पूरे परिवार में आधार नहीं। दूसरी बात ये, आसाम में एनआरसी लागू हुआ, वहां पे घूसखोरी के कारण, कमीशन खोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जिस तरीके से पहले फर्स्ट राउंड में 50 लाख घुसपैठिए छाटे गए, उसमें से 31 लाख ने पैसे के द्वारा अपना मैनेज कर लिया और बाद में पता चला कि कुछ लोग ऐसे थे जो भारत के ही थे लेकिन उनको भी दिक्कत आई। तो कहीं न कहीं ये करप्शन था। लेकिन उपाध्याय जी, आसाम का एनआरसी और पूरे दीगर देश के दीगर हिस्सों का एनआरसी क्या एक जैसा ही होगा? सवाल ये भी है, क्योंकि आसाम की एक अलग सूरत थी, बॉर्डर एरियाज में आप कर रहे हैं, ठीक है, एनआरसी वहां माना जा रहा है, लेकिन देश के दीगर हिस्से जिसकी कोई सरहद नहीं लगती, वहां पर एनआरसी इसी तरह से किया जाएगा तो फिर यही मसले सामने होंगे। फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये मसले पूरे देश में लागू करना क्यों जरूरी जी। आप हैदराबाद में बैठे हैं, हैदराबाद तो चलिए वहां हो गया, मैं दिल्ली बता रहा हूँ, देश की राजधानी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। दिल्ली में 6 कॉलोनियां हैं, बाकायदा आपके सारे पत्रकारों को पता है, सारे पुलिस वालों को पता, सबको पता है, वो बाकायदा बांग्लादेशियों की कॉलोनी है, वहाँ 100% बांग्लादेशी रहते हैं, सबको पता है। अब ये सोचिए कि अगर बंगाल से चल के बांग्लादेशी जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, बंगाल से चल के वो हरियाणा के मेवात में जा सकते हैं, बंगाल से चल के राजस्थान के अजमेर चले जा रहे हो, बंगाल से चल के दिल्ली में, तो उनकी शनाख्त जबान की बेस पर होगी? नहीं, यही तो दिक्कत है कि आप जबान के आधार पर शनाख्त नहीं कर सकते। आपको उनसे डॉक्यूमेंट लेना ही पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है तो उसके फादर के पास डॉक्यूमेंट था कि नहीं था, उसके फादर का कोई नाम पता है कि नहीं है, आपको इसलिए एनआरसी पूरे देश में करना ही पड़ेगा जी। केवल आप ये सोचते हैं कि बॉर्डर पे ना, आप जम्मू में चले जाइए, कितने रोहिंग्या रहते हैं, सोचिए म्यांमार का बॉर्डर कहाँ पे है और जम्मू कहाँ है, बिल्कुल पूरब से निकल के पश्चिम उत्तर तक चले जा रहे हैं। रोहिंग्या का तो मामला अलग ही है ना उपाध्याय जी, रोहिंग्या के पास तो यूएन का कार्ड भी है, वो तो बाकायदा इजाजत के साथ आए हैं और वो मानते भी कि हम रोहिंग्या हैं, वो मानते भी हैं कि हम रोहिंग्या हैं, जान बचाने के लिए आए हैं, हालात ठीक होंगे तो हम चले जाएंगे। नहीं, कोई परमिशन के साथ नहीं आए हैं। मैंने आपको बताया
रोहिंग्या बांग्लादेशियों को 1 साल के अंदर निकालने की PIL चल रही है। जी। वो PIL किसी और की नहीं, वो PIL मेरी है, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। जी। रिट पिटीशन नंबर 924/2017 है उसका। जी। वो PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो जो यहाँ पे घुसपैठी है इनको छांटे और छांट के उनको बाहर करे, क्योंकि हमारे लोग खुद गरीब हैं, हमारे देश में खुद बेरोजगारी है, हमारे देश में खुद ही रोटी कपड़ा मकान की क्राइसिस है, हमारे देश में खुद। बिलाल नूरानी साहब का सवाल यह है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो यही का है उसके लिए सरकार कैसी सहूलत सुविधाएं देगी अगर दस्तावेजात का मसला होता है? मैं मुसलमानों को एतमाद में कैसा लिया जाए कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, आपके साथ दोहरा रवैया नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो मुझे लगता है वो कंफ्यूज कर रहा है, वो लोगों को ना बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति हिंदुस्तान का है वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है। ठीक। उसके पास जो आधार होगा उसमें इंडिया लिखा रहेगा, हिंदू मुसलमान नहीं लिखा रहेगा। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत का जो भी व्यक्ति है उसके पास अगर आधार है, वोटर ID है, और सबसे आसान होता है पहचानना। अरे भैया, देश में जो यहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान पहले से चले आ रहे हैं, एक थोड़ी आए हुए जी। अगर आप उनकी ट्रेल देखोगे तो उनके फादर का भी यहाँ पे नाम पता होगा, फादर कहाँ रहते थे उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन जिनको पता नहीं है दस्तावेजात का, उनको एजुकेटेड वॉलंटियर्स की जरूरत है। इसमें सरकार क्या सुविधाएं दे सकती है? हमने आपको ये बता दिया कि ऑलरेडी आसाम में क्या गलती, क्या कमियां रह गई थी, उससे डिपार्टमेंट ने सीख लिया है। ठीक है, निश्चित रूप से गृह मंत्रालय जब पूरे देश में लागू होगा, और मूल कारण मैं आपको बताऊं, मुझे ये मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि घुसपैठिए आते हैं घूस देके, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनता है घूसखोरी के कारण, घुसपैठियों का आधार बनता है घूसखोरी का कारण। इसलिए जरूरत यह आ गई है कि जो घुसपैठियों को सहयोग करे, चाहे वो फाइनेंशियल सहयोग करे घुसपैठियों को, या वोटर ID आधार बना के दे, या घुसपैठियों को टीवी पे बैठ के सहयोग करे। ठीक है, NRC सुधार के साथ पूरे मुल्क में लागू होगा, और जो गलतियां माजी में हुई हैं वो गलतियां NRC जब लागू होगा पूरे देश में वो नहीं होंगी। ठीक है, बिलाल नूरानी साहब, अयोध्या मामले पर भी हमारा एक सवाल था। ये तो उपाध्याय जी ने साफ कर दिया कि NRC लागू होगा, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तानी है तो उसके पास आधार कार्ड है, वो हिंदुस्तानी है, उसका मसला नहीं है। मंदिर मस्जिद के मामले को लेकर भी अमित शाह जी ने साफ कहा कि दोनों समुदाय अदालत के इस फैसले को मानेंगे। लेकिन फिर भी उपाध्याय जी, बीजेपी के कई ऐसे लीडर हैं कहते हैं कि मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर ही बनेगा, हमारे ही हक में फैसला आएगा। जब वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि हम जो फैसला होगा वो मानेंगे, लेकिन बीजेपी लीडरों के ये बयान से एक तरह से पूरे देश में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो हमारा आपसे आग्रह है जी, प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने पहले कह दिया था जी एक रैली में, चुनावी रैली में, उसके बाद गृह मंत्री जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी उन्होंने कह दिया जी। तो मुझे लगता है कि अब XYZ या ABC क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो XYZ नहीं है सर, वो आपकी पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, कह रहे हैं। मैं आप कौन जिम्मेदार है? किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला हो तो आप बताइए, या किसी पार्टी के जो है किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला हो तो बताइए। नहीं बोला है। अरे देश, भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। ठीक, जहाँ पे इतने सारे मेंबर हैं उसमें कोई एक मेंबर अगर अपनी बात कह रहा है तो कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उसके कहने से फर्क नहीं पड़ता है। ये उनका निजी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नाते, प्रवक्ता के नाते मैं कह रहा हूँ। ठीक है बिलाल नूरानी साहब, बहुत कम वक्त है। मानेंगे उसमें कोई। बिलाल नूरानी साहब, अमित शाह ने कहा जो भी फैसला आएगा मानेंगे, पार्टी का ये स्टैंड है। नहीं, ये हमारा भी कहना है, शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि अदालत का जो भी फैसला है वो मानेंगे, उसका इस्तकबाल है। और हमें मालूम है कि अदालत हकाइक की बुनियाद पर फैसला करेगी। पूरी दुनिया की नजर अदालत पे, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे है, और जो दलाइल हमने पेश किए हैं हमें पूरा इत्मीनान है जी। हम ये नहीं कहते फैसला किसके हक में आएगा जी, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसका हम इस्तकबाल करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, दोनों तरफ से ये बात क्लियर हो गई। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि फैसला जो भी आएगा दोनों समुदाय के सामने आएगा, अदालत जो फैसला करेगी वो माना जाएगा, इस पर किसी तरह की सियासत करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत के लिए।